नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। विधायक गौरीशंकर बिसेन के बिगड़े बोल, कांग्रेसी पार्षदों ने जताया विरोध, मामले ने पकड़ा तूल। कलेक्टर ने दिए निर्देश, एम्बुलेंस चालक पर एफआईआर, हलवा जाति के नाम पर बने फर्जी प्रमाण पत्रों की हो जांच। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही ऑटो की ट्रक से हुई भिड़ंत, 5 बच्चे हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। आर्थिक स्थिति का रोना रो रही नगर पालिका के कार्यालय में डेकोरेशन के नाम पर हो रहा लाखों रुपए खर्च। कलेक्टर ने की कार्रवाई, एकलव्य छात्रावास के प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षिका को जारी किया नोटिस, हटाए गए कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य। और अंत में देखना न भूले, कौन है वो 3 प्रतियोगी जो बने हैं पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट के पहले दिन के विजेता। प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को लाभ का धंधा बनाने व किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ ही आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, परंतु जिला स्तर पर कुछ किसानों को एनसीएल प्रकरण स्वीकृत नहीं होने से वर्तमान में किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। व्रताकार सेवा सहकारी समिति वाराणसी के अंतर्गत 36 किसान ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में सोसाइटी के द्वारा ऋण के रूप में खाद व नगद राशि दोनों ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जबकि वर्तमान में कृषि कार्य अपने अंतिम दौर में चल रहा है, जिसके लिए किसानों के द्वारा जल्द ही उनके पूरक एनसीएल प्रकरण को स्वीकृत करने की मांग की जा रही है। सूडे के लिए आए थे, बगैर पट्टा पावती की दे नहीं रहे थे और हम लोग नए किसान हैं और जो किसान के पास जो हम खेती कर रहे हैं उनके पास भी पट्टा पावती उनके आजा बाबाओं के नाम से, तो उसमें मिल नहीं पा रहा है, वो मर मिट गए और हमको सोडा बगैर पट्टा पावती के यहाँ दे नहीं रहे हैं और अपने पास तो कुछ है ही नहीं यार, हमको सोडा की बहुत आवश्यकता है, सोडा मिल नहीं रहा है। सर क्या है, हमने अपने समिति स्तर से अनुमानित 36 या 40 मेंबरों का पूरक एनसीएल बना करके शाखा वाराणसी स्वीकृत करा करके। केंद्रीय बैंक बालाघाट की शाखा वाराणसी प्रबंधक विजय मिश्रा ने पद्मेश 24/7 से चर्चा में बताया कि मार्च में प्रकरण जिले में भेजे जाते हैं और उसके बाद जो छूट जाते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री के रूप में भेजा जाता है। ऐसे सभी सोसाइटियों के सप्लीमेंट्री प्रकरण भेजे गए हैं, जिसमें जानकारी मिली है कि वाराणसी के सभी प्रकरण स्वीकृत हो गए, पत्र मिलते ही ऋण उपलब्ध करा दिया जाए। एक्चुअल में क्या है, जो एनसीएल जो बने हैं हमारे जो यानी मुख्य जो एनसीएल रहते हैं वो यानी हमारे मार्च के पहले ही चले जाते हैं। जो पूरक एनसीएल जो रहते हैं वो बाद में जाते हैं और शाखा द्वारा यानी भिजवा दिया गया है। मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत हो गए, 1-2 दिन के अंदर जो है किसानों को उसका भुगतान हो जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा के प्राचार्य श्री अनिल कुमार सोलंकी एवं तत्कालीन बालिका छात्रावास अधीक्षिका चेतना गुंडाने के द्वारा विद्यालय एवं छात्रावास के संचालन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए। प्राचार्य श्री सोलंकी व अधीक्षिका श्रीमती गुंडाने को 3 दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। एकलव्य विद्यालय उकवा की कक्षा 7वीं की छात्रा कुमारी प्रीत मरकाम का 22 जुलाई को स्वास्थ्य खराब होने के बाद प्राचार्य श्री सोलंकी के द्वारा सजगता नहीं दिखाई गई। विद्यालय एवं छात्रावास की जांच में पाया गया कि संस्था में स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल का अभाव है। छात्रावास भवन में शौचालय एवं स्नानगृह में स्वच्छता का पूर्णतः अभाव है। संस्था के छात्र छात्राओं को मेन्यू के अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन एवं नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। प्राचार्य का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। प्राचार्य के द्वारा छात्र छात्राओं से संपर्क कर उनकी समस्या नहीं सुनी जाती। प्राचार्य के द्वारा पालकों की बैठक नहीं बुलाई जाती और एसडीएम की अध्यक्षता में हर माह होने वाली बैठक कई महीनों से नहीं कराई गई। छात्र छात्राओं का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराया जाता। संस्था के वित्तीय अभिलेख विधिवत संधारित नहीं किए जा रहे हैं। संस्था के संचालन के लिए प्राप्त होने वाली शासकीय धनराशि में गड़बड़ी की जा रही है। विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रक्रिया व मापदंड का पालन नहीं किया गया और रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक रखे गए। मेस का संचालन करने वाले समूहों से प्राचार्य के द्वारा 10% कमीशन मांगा जा रहा है। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सोमवार को रविवार की तरह एक बार फिर इतवारी बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया और यहां आने वाली परेशानी के विषय में जानकारी ली और बाजार में खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग बनाने की भी जानकारी दी।
विधायक श्री बिसेन ने बताया कि इतवारी बाजार के भीतर की मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही पार्किंग और कुछ स्थानों पर नाली निर्माण कार्य किया जाना है। इन सभी के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा और जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्किंग इतवारी बाजार के भीतर मुख्य परेशानी है। बाजार के भीतर आने वाले बड़े और छोटे वाहन खड़े करने की जगह नहीं है, जिस कारण जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए इतवारी बाजार के भीतर सबसे पहले पार्किंग और सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जो मंडी एक्ट में है कि ओपन ऑक्शन से बेचो, कोई भी आ जाए, हम उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाले और वहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली जो बिजनेसमैन है, उस तरह से उनसे एग्रीमेंट करेंगे कि वहाँ पे सीमेंट नहीं बिकेगी, वहाँ पे लोहा नहीं बिकेगा, वहाँ पर चूना नहीं बिकेगा, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बिके जिससे कि प्रदूषण फैले। या आटा चक्की लगाने देंगे, वहाँ पर हम किसी को राइस मिलें लगाने देंगे। हम तो जैविक मंडी के रूप में ही हमने इसको 10 करोड़ का ग्रांट दिया है और इसलिए उन शर्तों को जोड़ करके दोबारा टेंडर लगाने की कार्रवाई हो रही है। मेरी तो इच्छा है कि सिर्फ सब्जी और कृषि से संबंधित जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं, वे इन प्रतिष्ठानों में जैसी नीलाम की व्यवस्था होगी उनमें सामने आए। हम कुछ शर्तें ऐसे रखेंगे कि इसी कृषि से रिलेटेड जो बिजनेस है उन्हीं के लोग सामने आ सकेंगे, बाकी को अवसर शायद नहीं मिलेगा। श्री बिसेन ने जानकारी दी कि शहर के गोंदिया रोड में जल भराव की परेशानी को देखते हुए पक्की नाली का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जिससे पानी निकासी की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। सड़क है उसमें सीटिया साला के किनारे नाली नहीं है, वो फूड का जो दुकान है वहाँ पे भी नाली नहीं है, तो पूरी नाली बना करके कवर्ड नाली हेवी ड्यूटी, जैसे ट्रक का चक्का भी जाए तो न टूटे, वो पूरी बनाई जाएगी। इस तरफ भी पूरी पक्की, जहाँ खुला दिख रहे हैं वहाँ मैं देख रहा हूँ तो खुला है, वहाँ पर भी नाली बनेगी। जो हमारा शहर का मुख्य मार्ग है हनुमान चौक से लेकर के काली पुतली वाला, उस मुख्य मार्ग पर जैसे हमारा इस तरफ का टर्निंग है उसके लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के आखिरी अंतिम छोर तक पानी की निकासी की पक्की नाली बनाएंगे और इसका हम डीपीआर बना रहे हैं। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम फुलचूर में तेज बारिश के दौरान जर्जर हुआ मिट्टी का मकान धराशायी होने से मकान की दीवार में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग दब गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना 25 जुलाई को सुबह हुई। इस घटना में अन्य 5 लोगों को मामूली चोटें आई है। खैलांजी पुलिस ने मृतक झनकलाल सोनवा ने 55 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। फूलपुर निवासी झनकलाल सोनवाने के नाम इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ है और मकान बनाने के लिए इस योजना के तहत झनकलाल को रुपए भी मिले। झनकलाल अपना मिट्टी का पुराना कच्चा मकान को आधा तोड़कर सामने नया मकान बना रहे थे और वर्तमान में मकान का निर्माण कार्य चालू है और झनकलाल आधे तोड़े गए मकान के पीछे तरफ अपने परिवार सहित निवास कर रहे थे। 25 जुलाई को सुबह 4:30 बजे करीब तेज बारिश आने से मिट्टी का आधा मकान धराशायी हो गया। इस मकान की दीवार वहां सो रहे परिवार के ऊपर गिर गई, जिसे झनकलाल, उसका बेटा राजू, दूसरा बेटा दुर्गेश, बहू, बच्चे दीवार में दब गए। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर 5 पड़ोस के लोग दौड़े और सभी ने मलबा को हटाकर सभी को बाहर निकाला। घटना में राजू सोनवाने और भाई दुर्गेश को मामूली चोटें आई। झनकलाल के सीने में मिट्टी की दीवार गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। लालबरा जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाली 77 ग्राम पंचायतों में 26 जुलाई को उप सरपंच पद के लिए चुनाव संपन्न होगा। नगर मुख्यालय में स्थित जनपद पंचायत कार्यालय से 25 जुलाई को पीठासीन अधिकारी व सहायक अधिकारियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। 8 जुलाई को सरपंच व पंच पद के लिए निर्वाचन हुआ था और 14 जुलाई को साढ़ीकरण होने के बाद सरपंचों का विजय प्रमाण पत्र वितरण कर वे नवनिर्वाचित सरपंच बन चुके थे एवं सारणीकरण के बाद से उप सरपंच का चुनाव कब होगा यह कयास लगाए जा रहे थे और निर्वाचन आयोग के द्वारा उप सरपंच पद के निर्वाचन की तिथि 26 जुलाई निर्धारित की गई। इस उप सरपंच पद के निर्वाचन प्रक्रिया में सरपंच भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही इस उप सरपंच पद के निर्वाचन में कुछ पंचायतों में 2 उम्मीदवार हैं और दोनों के पक्ष में समान पंच हैं, तो ऐसी स्थिति में सरपंच जिस पंच के पक्ष में मतदान करेगा वहां उप सरपंच बन जाएगा। परसवाड़ा तहसील के पोंडी से चिरे डोंगरी मार्ग पर एक ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रहे बच्चों को विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ऑटो पलट गया
और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं उसमें सवार स्कूली बच्चे भी घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां पर बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया, साथ ही गंभीर घायलों को रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बच्चे ऑटो में सवार होकर परसवाड़ा स्कूल जा रहे थे, किंतु परसवाड़ा पहुंचने के पहले ही ग्राम धुरवा के समीप यह दुर्घटना घटित हो गई, जिसमें ऑटो में सवार 5 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 2 को अधिक चोटें आई हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जिसके कारण संतुलन बिगड़ने से उसने ऑटो को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में वाहन चालक को वाहन सहित पांडेवाड़ा थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर घटना के बाद परिजनों में काफी चीख पुकार मच गई और घटनास्थल पर लोगों का हुजूम सा लग गया। वहीं लापरवाही पूर्वक वाहनों की बेलगाम आवाजाही पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। बहरहाल पुलिस ने वाहन चालक सहित वाहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस घटना के बाद से परिजनों सहित ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। हम स्कूल जा रहे थे ऑटो से, स्कूल वाले बच्चे के परसवाड़ा आ रहे थे ऑटो से, सामने से ट्रक आई और टक्कर। अच्छा, कितने बच्चे घायल हुए इस पे? 5 बच्चे। हम लोग इसमें से रोज की तरह स्कूल डेली ऑटो वाला ले जाता है, तैयार कर दिए, भेजा दिए। फिर हम लोग खेत में थे, चौक में जाके कोई डंपर वाले ने ठोक दिया। तो फोन किए लड़कों ने, हम लोग जहाँ काम वहाँ छोड़े दौड़े। कितने बच्चे घायल हुए हैं? 7 लड़कों को लगाए बच्चे। अच्छा, अभी क्या स्थिति है बच्चों की? बच्चों की हड्डी टूट गई है हमारी। तो अभी क्या जिला चिकित्सालय रेफर कर रहे हैं? बालाघाट रेफर कर रहे हैं? हाँ, बालाघाट रेफर कर रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग तो निदान वाले के यहाँ बच्चे FIR हो रही है उसके नाम से। ग्राम धुरवा से बच्चों को लेकर के ऑटो आ रही थी परसवाड़ा, तो एक ट्रक जो है उससे टक्कर हो गई, जिसमें बच्चे घायल वगैरह हो गए। जिसकी एक्सीडेंट हुआ तो हम लोगों को सूचना मिली और हम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच करके और फिर ड्राइवर और गाड़ी को जो है हमने अपने कब्जे पे कर लिया और बच्चों को इलाज हेतु अस्पताल रवाना कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। वर्ष 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में 26 जुलाई के दिन भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी। 26 दिनों तक चले इस युद्ध में कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारतीय सेना को विजय दिलाई थी, जिसकी याद में प्रतिवर्ष 26 जुलाई के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले भर में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके एक दिन पूर्व ही 25 जुलाई को एनसीसी छात्र छात्राओं ने नगर में मार्च पास्ट कर एक रैली निकालकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया। वहीं अमर जवानों का जयघोष करते हुए जयस्तंभ चौक स्मारक में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम लोग ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये मार्च किया है और हम लोग ये संदेश हम लोग को जो शहीद हुए जवान उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है आज एनसीसी कैडेट के साथ। हाँ, अवेयरनेस आती है और हमारे एनसीसी हम हर चीज़ की अवेयरनेस रैली निकालते ही है। अवेयरनेस आती है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से रैली निकालते हैं। और ये एनसीसी कैडेट के द्वारा हम जो कारगिल का विजय दिवस है ये हर साल मनाते हैं और इसी प्रकार आज भी जो कि 25 जुलाई को ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है और ये कैडेट अपने विजय स्तंभ पे वीर शहीदों को याद कर रहे हैं आगे। और उसके बाद ये कारगिल का जो युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हुआ था उस विषय में ये परंपरा बनी हुई है। आज से 23 साल पहले ये विजय दिवस बनाया गया था और हर साल इसी प्रकार से बनाया जाता है। और वीर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 25 जुलाई को टीएल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समय सीमा संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान खैलांजी तहसील की एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाने 108 एम्बुलेंस के चालक के द्वारा महिला के परिजनों से रुपए की मांग करने एवं अस्पताल में प्रसव के उपरांत शिशु की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसे वापस घर पहुंचाने के लिए रुपए ले जाने के मामले में कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि खैलांजी के उस एम्बुलेंस चालक के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराए, अन्यथा उसे धारा 151 के तहत 15 दिनों के लिए जेल में बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में संपत्ति कर की वसूली लक्ष्य के अनुरूप करें।
बालाघाट में देवी तालाब का निर्माण का डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। नगर पंचायत कटंगी के सीएमओ को वहां से एक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका गायब होने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए। वारासिवनी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि मेहंदीवाड़ा के लगभग 30 लोगों के द्वारा हलबा कोष्टी जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर शासकीय सेवा में नियुक्ति पाली गई है और ये आज बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। इनके जाति प्रमाण पत्रों की शीघ्र जांच करें, प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र की शालाओं में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें और विलंब से शाला आने वाले या अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा वित्तीय संकट का रोना रोते हुए शहर में विकास कार्य लगभग 1.5 से 2 वर्ष से बंद कर दिए गए हैं। बावजूद इसके नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय और केबिन में लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय में लाखों रुपये खर्च किए जाने का मामला नगर पालिका से लेकर शहर की जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। बारिश के दिनों के दौरान पानी निकासी नहीं होना, जल भराव की समस्या सहित अन्य परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। नगर पालिका पैसे नहीं होने का कारण बताते हुए उन्हें वापस कर देती है, लेकिन वहीं नगर पालिका के अधिकारी अपने कार्यालय को चमकाने के लिए लाखों रुपये का काम करवा रहे हैं। इस विषय पर जब हमने पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधियों से चर्चा की तो सभी ने एक सिरे से आरोप लगाया कि नगर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस पर ध्यान देने के बदले नगर पालिका के अधिकारी स्वयं के ऑफिस को चमकाने में लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 9 के पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि शफकत खान बताते हैं कि जिस तरह से शहर का विकास कार्य नहीं होने से जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं, वहीं नगर पालिका आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रो रही है। बावजूद इसके नगर पालिका में जो लाखों के काम हो रहे हैं, इससे समझ आ रहा है कि नगर पालिका में प्रशासनिक कार्यकाल में किस तरह के कार्य संचालित हो रहे हैं। आप जिस भी ठेकेदार से जानकारी लो तो उनके द्वारा काम नहीं किए जाने के बारे में यही जानकारी दी जाती है कि उन्हें पैसा जारी नहीं किया गया। बावजूद इसके नए नए काम किस मत से करवाए जा रहे हैं, यह तो समझ से परे है। लग क्या रहा है, अगर नगर पालिका की वित्तीय स्थिति खराब है तो नगर पालिका में ये जो डेकोरेशन के काम चल रहे हैं, ये डेकोरेटेड हो रहा है, केबिन बन रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है? आज वर्तमान में बारिश का मौसम है, शहर में जल भराव हो रहा है, पानी निकासी की समस्या है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस तरफ ध्यान न देते हुए अगर ये इस ओर ध्यान हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक कार्यकाल में क्या स्थितियां निर्मित हो रही हैं। आज आप जितने ठेकेदारों ने नगर पालिका के ठेके लेके रखे हैं उनसे बात करोगे तो वो ये बोलते हैं कि भैया हमारा भुगतान नहीं हुआ इसलिए हम नहीं कर रहे। जब उनका भुगतान नहीं हुआ तो ये नए नए काम कैसे खड़े हो रहे हैं? पुराने जो टेंडर हुए हैं, पुराने जो लोगों के टेंडर वर्क ऑर्डर मिले हुए हैं, नगर पालिका की जवाबदेही है कि पहले वो कामों को करवाए। वो काम हो नहीं रहे हैं तो फिर नए नए ये चिल्लर काम दिखा के क्या करना चाह रहे हैं? नगर पालिका परिषद के पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 7 छविराम नागेश्वर बताते हैं कि नगर पालिका परिषद कार्यालय और शहरों के केबिन में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा पहले ही हो चुका है। इतना बेहतर कार्यालय और केबिन होने के बाद भी लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और जनता के प्रति जवाबदेही की पोल खुल रही है। अभी जब से प्रशासनिक कार्यकाल आया है, कहीं भी काम 2-1 साल करीब हो गए, एक का दुक्का काम चल रहे हैं। सभी वार्डों में काफ़ी काम है, नालियों के काम है, सड़कों के काम है। नगर पालिका बोलती कि हमारे पास वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो कब वित्तीय स्थिति बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई किया आपने? हमने कई बार परिषदों में बोले कि आय के जरिए आप बढ़ाइए। कई साधन हैं, बाजार है हमारे पास में, वसूली है, कई चीज़ें हैं, परंतु वहाँ ध्यान नहीं जाते कि वे अन्य जगहों में पैसा खर्च किया जा रहा है, व्यर्थ पैसा खर्च किया जा रहा है। इसमें रोक लगनी चाहिए। वो तो आवश्यकता है नहीं, बढ़िया तो बना 1 से 1.5 करोड़ रुपए के केबिन बने हुए नगर पालिका बालाघाट में, 1.5 से 2 करोड़ चिल्लर इसमें, और उसमें फिर पैसा लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम चाहते हैं कि जो अनावश्यक काम ना हो और जो जनता के काम है जो होना चाहिए। वहीं मोबाइल पर चर्चा के दौरान नगर पालिका के सीएमओ सतीश मटसेनिया बताते हैं कि नगर पालिका का बिजली विभाग का ऑफिस पूरी तरह से जर्जर हो गया था, उसका मेंटेनेंस कार्य करवाया जा रहा है।
कन्या शिक्षा परिसर गोंगले बालाघाट की छात्राओं के द्वारा वहां के प्राचार्य के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्राचार्य वाई.के. डोंगरे को कन्या शिक्षा परिसर गोंगले के प्रभार से हटाकर उन्हें आगामी आदेश तक के लिए कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत जनजाति कार्य विभाग परियोजना बैहर में संलग्न किया गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से शासकीय हाईस्कूल 40 बोड़ी के प्राचार्य पी.के. अंगुरे को अपने पदीय दायित्वों के साथ ही अस्थायी रूप से शासकीय कन्या शिक्षा परिसर गोंगले बालाघाट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कन्या शिक्षा परिसर गोंगले की छात्राओं के द्वारा 20 जुलाई को प्राचार्य श्री डोंगरे के विरुद्ध शिकायत व धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिस पर शिकायतों की जांच के लिए 4 सदस्यों का जांच दल बनाया गया था। जांच दल के द्वारा पाया गया कि प्राचार्य श्री डोंगरे के द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता बरती जा रही है और वे छात्राओं के स्वास्थ्य एवं उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर प्राचार्य श्री डोंगरे को हटाकर उन्हें बैहर में संलग्न किया गया है।